तो हम कर रहे थे प्रैक्टिस सेट 2.6 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स 1 में, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.6 का 5 क्वेश्चंस लगभग हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग अपने आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके के क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है? मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। तो मिस्टर कसम का बिजनेस क्या है? पॉट्स बनाने का, मटके बनाने का। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। तो रोज वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉट बनाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द पॉट इज Production cost of each pot is 40 more than 10 times of total number of pots then he makes in one day। तो यहाँ देखो, जो भी स्टेटमेंट है हमारा इतने में ही आएगा, और हमने समझा था कि जो देन वर्ड आता है ना, ये एक कीवर्ड होता है वर्ड प्रॉब्लम में। देन के बाद जो भी टर्म्स आते हैं ना, हम लोग उसी में एक्स अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर। 40 मोर मतलब हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है, 40 ऐसा करेंगे। देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो अब टोटल नंबर ऑफ पॉट्स वो कितना बनाते हैं ये हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ पॉट्स को यहाँ पे एक्स मान लेंगे, ठीक है। किसको एक्स मानना है? तो नंबर ऑफ पॉट्स को एक्स मानेंगे। अब आगे हमें क्या बोला है? 40 मोर देन। तो ये कैसे होगा? 40 मोर तो प्लस करेंगे ना, प्लस 40 ज्यादा क्या? तो 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो हमें पता है कि जब टाइम्स दिया रहता है ना, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और क्या बोला है? 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, और नंबर ऑफ पॉट्स हमने क्या अज्यूम किया है? तो x। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट का कॉस्ट क्या है? 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट। 10 टाइम्स इंटू टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना वो बना रहे हैं? तो x। तो ये हमको मिल गया 10x, जिसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस 40। अब आगे क्या बोला है? इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। सारे पॉट्स जो वो बना रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है? तो 600। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो वो रोज कितना पॉट्स बनाते हैं पर डे का, और एक पॉट का कॉस्ट क्या है ये हमें पता करना है। तो एक पॉट का कॉस्ट पता करना है, और रोज वो कितना नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा? तो देखो, रोज वो एक्स पॉट बनाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा पहले डार्क करते हैं और कलर चेंज करते हैं। तो रोज वो बनाते हैं एक्स नंबर ऑफ पॉट, और वो x नंबर ऑफ पॉट की प्राइस कितनी है? तो वो है 10 मोर, आई मीन 40 मोर, और 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट। तो इसमें क्या करोगे? इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? तो जितना भी पॉट वो बना रहे हैं एक दिन में उसकी कॉस्ट क्या है? तो 600। ये दिया है ना हमें। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600। तो जितना भी उन्होंने पॉट बनाया है सबका टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 600। एक पॉट का कॉस्ट क्या है? तो ये जो दिया है ना, ये एक पॉट का कॉस्ट है, और नंबर वो पॉट कितने बना रहे हैं? तो x। अगर इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझूं तो देखो, हमें अगर ये बोला जाए कि एक मैंगो जो मार्केट में मिल रहा है उसकी प्राइस है 5 रुपीज, तो 3 मैंगोज की प्राइस क्या हो जाएगी? तो हम लोग क्या करेंगे? 5 ऐसे 3 टाइम्स प्लस करेंगे। तो अब ये ऐसे प्लस करने से बेटर हम लोग क्या करते हैं? इंटू 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15।
ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ऐसे ही 5 एप्पल्स के मैंगोस के या एप्पल्स के जो भी ले लो, उसका प्राइस क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 5 में 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बोल दोगे 25। तो यही पे कुछ केस ऐसा ही है, x नंबर ऑफ पॉट है और हमें पता है कि एक पॉट की प्राइस हमें दी हुई है, तो इस हिसाब से जितना भी वो पॉट बना रहे हैं इसका प्राइस हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारा बन गया, ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स जितना उन्होंने बनाया ये सबका प्राइस है। नंबर ऑफ पॉट्स उन्होंने बनाया कितना हमें पता नहीं है, तो उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, x बना लिया। उन्होंने x नंबर ऑफ पॉट बनाए और एक पॉट की प्राइस ये जो है ना, पर कॉस्ट है पॉट का, एक पॉट का प्राइस ये है, नंबर ऑफ पॉट्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने बोला कि एक एप्पल की प्राइस 5 रुपीज है और 3 एप्पल ऐसे ही है, तो 3 एप्पल की प्राइस को आप कैसे फाइंड करोगे, इंटू 5 करेंगे ना। तो यहाँ पे मान लो कि नंबर ऑफ पॉट्स हमें पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पॉट्स है 3 और एक पॉट की प्राइस ये दी हुई है, तो ये जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि कितना है। तो एक पॉट की प्राइस ये है, तो एक मैंगो की प्राइस मान लो 5 रुपीज है, तो टोटल मैंगोस कितने हो गए, 3 5 15। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पता करेंगे, x पता करेंगे कि उन्होंने कितना पॉट बनाया है। उसके बाद ये जो पॉट का प्राइस है ये हम लोग पता करेंगे कि कितना पॉट उन्होंने बनाया, एक पॉट की प्राइस कितनी थी, जो हमें 600 रुपीज सारे पॉट की प्राइस मिली है। तो ये एक तरह से हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ। तो देखो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, ये जो देन वर्ड होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देन के बाद जो कंडीशन दिया रहता है उसी को हम लोग x मानते हैं। तो नंबर ऑफ पॉट्स हमें पता नहीं है, इसलिए हमने उसे x मान लिया कि मान लो उन्होंने x नंबर ऑफ पॉट बनाया, एक पॉट की प्राइस क्या है, 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट। तो 40 मोर मतलब प्लस करेंगे 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट, तो ये एक पॉट की प्राइस है, जो हम लोग जब x की वैल्यू पता करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक पॉट की प्राइस क्या है। नंबर ऑफ पॉट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितने पॉट्स बनाए थे, जिसके बाद टोटल करने के बाद हमें क्या मिल गया था कि एक दिन में वो 600 रुपया कमा रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, तो सबको पता ही है, ये x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 10x स्क्वायर प्लस 40 इंटू एक्स, 40x इज इक्वल्स टू 600। अब यहाँ देखो 10x प्लस 40x और ये जो 600 है यहाँ पे लेकर आओ तो ये हो जाएगा -600 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हमें 10 का मल्टीपल दिख रहा है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 10, थोड़ा इजी कर देंगे ना ताकि इजी लगे। उसके बाद डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब 60 का फैक्टर तो हमें पता ही है, इसके बाद तो हम लोग किसी भी फॉर्मूला को यूज करके कर सकते हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन हुआ, चाहे फॉर्मूला मेथड ले लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ले लो, जैसा आपको इजी लगे आप ले सकते हो। तो मोस्टली प्रीफर क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी रहता है ना। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें चाहिए था किस लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से फेयर में। इक्वेशन तो हमने देख लिया कैसे फॉर्म करेंगे। तो देखो हमने क्या माना, लेट नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन 1 डे इज x। जितना नंबर ऑफ पॉट एक दिन में बन रहा है वो क्या मान लिया हमने, x। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, एक पॉट का प्राइस क्या है, तो 10x प्लस 40, ये क्वेश्चन में दिया था ना, 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पॉट्स, तो एक पॉट का प्राइस क्या आया, 10x प्लस 40। फिर हमें पता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इज 600, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर 5 एप्पल है, एक एप्पल की कीमत 3 रुपया है, तो 5 एप्पल की कीमत कैसे पता करोगे आप लोग, तो 5 को 3 टाइम्स करने से बेटर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो नंबर ऑफ पॉट्स, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ पॉट है, मान लो 5 है। एक पॉट की प्राइस फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 है, तो यहाँ पे हमको दे दिया है सब, तो अब 5 इंटू 3 करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि टोटल आपको कितना मिला, 15 रुपीज। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आगे जो अभी जस्ट हमने रफ में देखा, x को 10x से मल्टीप्लाई किया तो 10x स्क्वायर, फिर x को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40x, और ये जो यहाँ पे प्लस है ये यहाँ पे आके -600 हो जाएगा। एक स्टेप करने से बेटर इसको डायरेक्ट अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो। फिर हमें दिख रहा है कि ये 10 का मल्टीपल है, इजीली 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 10, वी गेट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे -60 का हमें फैक्टर फाइंड करना है, ऐसा कि माइनस करने पे हमें क्या मिले, तो +4 मिले। तो हमें पता है 10 6 60 होता है, और 10 में से 6 को माइनस करने पे क्या मिलता है, तो 4 मिलता है। ठीक है, बिगर नंबर साइन। तो जैसा हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, हम लोगों ने वैसे सब्सटीट्यूट किया। फिर यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x, और अंदर क्या बचा x प्लस 10। फिर इन दोनों को देखो तो -6 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा x, और ये वाला जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। ये हम लोगों ने फैक्टराइजेशन जब किया था तब समझा था अच्छे से डिटेल में। फिर उसके बाद कॉमन ब्रैकेट्स है तो एक बार लिखो, और रिमेनिंग जो भी टर्म्स है उसको अलग ब्रैकेट में लिखो। अब दोनों ब्रैकेट्स को एक एक करके 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने पे हमें x की दो वैल्यूज मिली। पहला हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू -10, दूसरा हमें मिला x इज इक्वल्स टू 10। पर हमें पता है कि नंबर ऑफ पॉट्स जो भी बन रहे हैं वो नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं होंगे ना, वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो x इज इक्वल्स टू -10 तो हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग कौन सा लेंगे, जो पॉजिटिव वाला है, x इज इक्वल्स टू 6। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज कितना, तो 100 रुपीज। कैसे, तो जो हम लोगों ने अज्यूम किया था ना, एक पॉट का प्राइस क्या था, तो 40 मोर एंड 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पॉट्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू हमने रखी क्या, 6। फिर उसके बाद सॉल्व करने पे हमें मिला कि एक पॉट का प्राइस कितना है, 100 रुपीज। और मिस्टर कसम मेक्स 60 पॉट्स पर डे, एक दिन में वो कितना पॉट्स बनाते हैं, 6 पॉट। ठीक है, मैंने शायद 60 बोला, 6 पॉट वो एक दिन में बनाते हैं, और एक पॉट की प्राइस क्या है, तो 100 रुपीज। और हमें क्या दिया था, एक दिन में वो 600 रुपया कमाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, 6 पॉट वो बनाते हैं और एक पॉट की प्राइस 100 रुपीज है। तो 6 पॉट की प्राइस कैसे पता करोगे, इंटू 100, तो क्या मिलेगा, 600। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया जो हमें फाइंड करना था। तो इसको देख लो एक बार अच्छे से कैसे करेंगे। अब 7th क्वेश्चन हमें क्या दिया है, प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट अगेन। इसका क्या मतलब है कि मान लो प्रतीक ने A से स्टार्ट किया और B तक गया, और कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 36 किलोमीटर्स। फिर B से A तक वापस आया और कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। A से B तक उसने 36 डिस्टेंस कवर किया, वहां से जाने और वापस आने में टोटल उसको कितने घंटे लगे, तो 8 आवर्स लगे। A से B तक जाने में और B से वापस A तक आने में उसे कितने घंटे लगे, तो 8 आवर्स लगे, और डिस्टेंस कितना था, तो 36 किलोमीटर्स। आगे हमें क्या बोला है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर्स पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखो इधर, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये नदी बह रही है, ठीक है, और नदी का जो बहाव है, फ्लो ऑफ वाटर है, तो वो किस साइड है, तो इस साइड। ठीक है, पानी इस तरफ बह रही है, और मान लो कि पानी का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर्स पर आवर है। उस पानी में एक बोट चल रही है,
और बोट का डायरेक्शन किधर है, तो जिस साइड पानी का बहाव है उसी साइड बोट का डायरेक्शन है, और ये बोट चल रही है 3 किलोमीटर्स पर आवर से। ठीक है, तो यहाँ हमें देखो क्या समझना है, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और जो बोट है वो बोट भी उसी डायरेक्शन में चल रही है। तो क्या इस बोट को चलने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पानी का भी हेल्प उसे मिल रहा है, वो खुद का भी कुछ एनर्जी यूज कर रहा है। तो ये जो स्पीड होती है ना उसकी, पानी की स्पीड और उसकी भी स्पीड, ये क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाती है। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड किसकी है, बोट की स्पीड है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या हो जाता है, स्पीड दोगुना हो जाता है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो स्पीड है वो आपस में ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 + 3 इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ये क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम। अब एक अगर हम लोग डेली लाइफ एग्जांपल ले लें, तो मान लो कि कोई लड़का है, वो साइकिल चला रहा है। ठीक है, कोई लड़का साइकिल चला रहा है इस डायरेक्शन में, और उसकी जो हवा चल रही है वो भी उसी डायरेक्शन में चल रही है। तो साइकिल की डायरेक्शन और हवा की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है। तो वो इंसान को साइकिल चलाने में बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा क्या, तो ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो खुद की भी कुछ स्पीड लगा रहा है और हवा भी उसे एनर्जी दे रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये कौन सा होता है, डाउन स्ट्रीम। जिस डायरेक्शन में पानी है उसी डायरेक्शन में तुम्हारी बोट जा रही है, तो वो क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम कहलाता है। और ऐसे केस में क्या होता है ना, स्पीड थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल मान लो कि पानी जो है उसका डायरेक्शन वही है, पानी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, लेकिन जो बोट है उस पानी में, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब पानी इस डायरेक्शन में बह रही है और बोट इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस इंसान की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? तो मान लो कि पानी का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर्स पर आवर है। ठीक है, पानी का स्पीड तो वही है, और आदमी का जो स्पीड है, आई मीन बोट का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर्स पर आवर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो बोट चल रही है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो स्पीड घट जाती है। अगर मान लो कि हम लोग साइकिल चला रहे हैं और साइकिल हम लोग इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, ठीक है, और इस डायरेक्शन से हवा आ रही है, जिस डायरेक्शन में हम लोग साइकिल चला रहे हैं और उसी डायरेक्शन से हवा बह रही है, तो हम लोग को साइकिल चलाने में बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है, और उस एनर्जी की वजह से हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो मान लो कि पानी की स्पीड 12 किलोमीटर्स पर आवर है और मेरे बोट की स्पीड है 3 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन यहाँ पे पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, बोट का बहाव इस डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो स्पीड है वो कम होता है, मतलब 12 - 3 हो जाएगा, और 12 - 3 क्या होता है, तो 9 किलोमीटर्स पर आवर। और ऐसे केस को क्या कहते हैं हम लोग, ये होता है अपस्ट्रीम। ठीक है, पानी जिस दिशा में जा रही है, आप उल्टे दिशा में जाओगे तो वो क्या कहलाता है, अपस्ट्रीम। जिस दिशा में पानी जा रही है आप भी उसी दिशा में अपनी बोट को ले जा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, डाउनस्ट्रीम। अब ये सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले लिया है, जैसे मैंने साइकिल का एग्जाम्पल दिया, तो साइकिल अगर इस दिशा में जा रही है आप, और हवा भी आपको उसी दिशा में बहते हुए दिख रही है, तो ये क्या कहलाएगा, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी के सामने से हवा भी आ रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, हमारा स्पीड घट जाता है ना। अगर मैं साइकिल को इस डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेज हवा आ रही है, तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड और वो जो हवा की स्पीड है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो जिसके वजह से मेरी स्पीड कम हो जाएगी, साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। तो इतना याद रखना है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, माइनस होता है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये जो दोनों केस है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है। अब क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। तो हमें क्या बोला है, प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने के लिए 36 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, ए से बी तक जाने में। ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ठीक है। पानी का बहाव इस तरह से होगा, तो इस तरह से वो जा रहा है, जिस दिशा में पानी जा रही है उसी दिशा में अगर आप जा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम। एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, तो डाउन स्ट्रीम जाने में उसने 36 किलोमीटर्स ट्रेवल किया, एंड अप स्ट्रीम आने में मतलब वापस अपनी जगह जहां से उसने स्टार्ट किया था वापस वहां आने में उसने 36 किलोमीटर्स दोबारा ट्रेवल की, और जाने और वापस आने में उसे कितना समय लगा, तो 8 आवर्स। इतना समझ में आया होगा। अब द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर्स, तो जो बोट का स्पीड है वो कितना है, 12 किलोमीटर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, अब हमें किसका स्पीड फाइंड करना है, वाटर करंट का स्पीड फाइंड करना है। तो अब जिसको फाइंड करना है उसको मान लो कि मैंने x मान लिया, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर करंट को हम x मान लेते हैं। तो देखो वाटर करंट कितना हो गया, x, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर करंट को अगर हम x मान ले और स्पीड, बोट का स्पीड क्या है, 12, तो अब देखो डाउन स्ट्रीम जाने में अगर मैं पहले लिख लूं कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है बोट, तो उसका स्पीड क्या है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा क्या कि जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो बोट का स्पीड क्या है, 12, और वाटर का स्पीड हमने x माना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड हो जाएगा x, दोनों को ऐड कर देंगे 12 प्लस x। तो डाउन स्ट्रीम में हमने स्पीड का, बोट का स्पीड देख लिया। अब अपस्ट्रीम जाते हुए, अपस्ट्रीम मतलब कि पानी का डायरेक्शन ऐसे है और तुम जा रहे हो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो पानी का स्पीड है और बोट का स्पीड है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो पानी का स्पीड कितना है x, बोट का स्पीड कितना है 12। तो डाउन स्ट्रीम गया, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था तो स्पीड ऐड हो गया। अब पानी इस डायरेक्शन में है और मैं जा रही हूँ इस डायरेक्शन में, मैं नहीं मतलब प्रतीक जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस। और दोनों मतलब बोट का स्पीड और वाटर करंट का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा 12 माइनस x। अब कंडीशन में क्या दिया है कि डाउन स्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम आने में टोटल उसे कितना आवर्स लग रहा है, तो 8 आवर्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो, तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम, ये हो गया अपस्ट्रीम, दोनों आने और जाने में कितना समय लग रहा है, तो ऐड करेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि दोनों का समय कितना लग रहा है। तो हमें दिया हुआ है कितना, जाने और आने में टोटल 8 आवर्स लग रहे हैं। अब हम लोगों को एक चीज पता है क्या, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कितना समय लग रहा है ये हमको पता करना है ना, तो डिस्टेंस हमें दिया है कि जाने और आने में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 36। तो पहले किसका लिखेंगे, तो डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, 12 प्लस x, और अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 36, और स्पीड क्या है 12 माइनस x। और जब ये दोनों को, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है क्या कि वो पूरा डिस्टेंस और उसका स्पीड कितने आवर्स में कवर कर रहा है, 8 आवर्स में, ठीक है। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितना है, 36 किलोमीटर्स। स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना है,
तो 12 प्लस एक्स, और स्पीड अपस्ट्रीम कितना है 12 माइनस एक्स। तो ये कैसे आया, ये पूरा एक डायग्राम से मैंने समझाया, ठीक है। और दोनों को कवर करने में वो कितना घंटा लगा रहा है, तो 8 आवर्स। तो ये हमारा इक्वेशन इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब एक बार ऐसा इक्वेशन बन गया तो आगे तो सॉल्व करना इजी है। देखो यहाँ पे 36 है और 36 है, तो अब दोनों में से ना 36 को कॉमन लिख सकते हो बाहर। अगर मान लो कि 36 मैंने बाहर लिख दिया तो अंदर क्या बचेगा, 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। इस तरह से कुछ इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो इसको, अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अब इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन भी समझ में आ ही गया होगा, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, फिर अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, फिर स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम। अब ऐसा हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम में वो कितना कवर कर रहा है, तो 8 आवर्स में वो टोटल 36 और 36 जाने और आने में, ठीक है, 8 घंटे में वो जाके और आ भी जा रहा है। तो टाइम दिया, और टाइम का फॉर्मूला हमें पता होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है डाउनस्ट्रीम, और डिस्टेंस हमें पता है अपस्ट्रीम भी। स्पीड हमने निकाला डाउनस्ट्रीम जाने में, और स्पीड हमने निकाला अपस्ट्रीम जाने में। दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 8 आवर्स में, 8 घंटे में उसने दोनों कवर किया। तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक बार देख लेते हैं और अच्छे से फेयर में डायरेक्ट। तो देखो इधर, यहाँ हमने क्या मान दिया, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट, एक सेकेंड क्या हो जाता है, हाँ, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर्स। जैसा अभी हम लोग ने रफ में समझा, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, तो 12 माइनस एक्स। स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम कितना पड़ेगा, 12 प्लस एक्स। तो ये वाला भी कैसे आया वैल्यू, ये भी जस्ट हमने समझा। अब हमें पता है क्या, टाइम डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम अपस्ट्रीम कितना है, तो 8 आवर्स, ठीक है। टाइम डाउनस्ट्रीम और टाइम अपस्ट्रीम कितना है, 8 आवर्स। तो यहां हमने क्या देखा, टाइम कैसे निकला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था 36, और स्पीड किसका, तो अपस्ट्रीम कितना आया 12 माइनस एक्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर टाइम डाउनस्ट्रीम, वो भी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड हमने यही निकाला 12 प्लस एक्स। तो दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना टाइम में पता चला कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आने में कितना समय में कवर कर लिया, तो 8 आवर्स में, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे और 8। फिर उसके बाद देखो, अभी जस्ट मैंने बताया कि 36 को आप दोनों में से कॉमन ले सकते हो, तो दोनों में से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1/12 माइनस एक्स एंड 1/12 प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब ये 36 को उठा के 8 के पास भेज दो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऐसे करेंगे, ये डिवाइड हो गया इधर। अब देखो, तो दोनों जो है वो 4 के टेबल में जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36। और यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो देखो इधर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 माइनस एक्स। तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गया, बचा कितना, 12 और 12, दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 24। फिर इन दोनों को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो 12 माइनस एक्स और 12 प्लस एक्स, दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको इस तरह से वैल्यू मिलेगा कितना, 144 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक बार रफ में करते हैं। देखो ये है 12 माइनस एक्स और 12 प्लस एक्स। तो 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 144। फिर 12 इंटू एक्स 12x,
फिर माइनस एक्स इंटू 12 ये हो जाएगा माइनस 12x, और ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब तो इजी दिख रहा है आपको, इससे ये कट जाएगा दोनों, तो बचा क्या 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने दिखा दिया कि ये कैसे आया, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। तो ये इतना समझ लिया। ठीक है, अब देखो ये वाले टर्म को यहाँ पे लेके जाओ और ये पूरे टर्म को यहाँ पे लेके जाओ, तो जब ये इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब 2/9 है तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन और 144 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म इधर आ गया, तो क्या हुआ 24, और 2/9 है तो यहाँ आके रिवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 24 तो ऑलरेडी है तो 24। अब हमें पता है कि 2 जो है वो 24 को कट कर सकता है, 2 1 जा 2 12 जा कितना हुआ 24। अब 12 इंटू 9 कितना होगा 108, 12 9 जा 108, और ये तो वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद देखो ये वाला टर्म ये वाला टर्म तुम यहाँ पे लेकर आओ, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है माइनस में है ना, तो इसको हमें ऐड प्लस करना होगा, पॉजिटिव करना होगा, तो यहाँ पूरा उठा के लेकर आ जाओ। तो जब ये यहाँ आया क्या हुआ एक्स स्क्वायर, और ये पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो नेगेटिव में, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है। ठीक है, और यहाँ से सारा टर्म जब इधर आ गया तो इधर क्या बचा 0, तो 0 लिख दिया, दोनों को माइनस किया तो कितना आया -36। ठीक है, फिर क्या करोगे, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एक्स हमें क्या मिला, तो अलजेब्रा में हमने पढ़ा था ना, अलजेब्रा ही पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या समझा था कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें दो वैल्यूज मिलती है प्लस माइनस में। क्यों, क्योंकि अगर आप -6 इंटू -6 करो तो भी आपको 36 मिलेगा, और +6 इंटू +6 करो तो भी आपको 36 ही मिलेगा। इसीलिए जो 36 का स्क्वायर रूट आता है वो क्या आता है, तो +-6। तो हमें भी x की वैल्यू क्या मिली +-6। लेकिन यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे -6 एंड +6, तो माइनस वाली वैल्यूज तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में होता है क्या, नेगेटिव होता है नहीं। तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, x = 6। तो हमें क्या पूछा था, स्पीड ऑफ द बोट, और स्पीड ऑफ वाटर करंट, और वाटर करंट को हमने ऊपर क्या माना था, ऊपर मतलब जो हम लोग अज्यूम करते हैं, तो वाटर करंट को हमने x माना था, और x की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, जो हमें क्या मिल गई 6। तो वाटर करंट की स्पीड क्या है 6 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो गया, तो आपको जितना भी समझना था यहीं पे समझना था। अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, फिर स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम जाते हुए, स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम जाते हुए, फिर दोनों जाना और आना कवर कितने घंटे में हुआ, तो 8 घंटे में हुआ। तो टाइम अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम कितना है, तो 8 आवर्स। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये इतना है पूरा, बहुत लेंदी हो गया। तो पूरा सॉल्यूशन को एक बार ऐसे देख लो, हो सकता है शायद दिखे ना, बट स्टिल ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ वाटर करंट पता करना था, जो हमने पता कर लिया, कितना आया, तो 6 किलोमीटर्स पर आवर। अगर देखो ये सारे वैल्यूज जो आ रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पे रख के यहाँ पे और फाइंड करोगे ना, तो आपको 8 वैल्यू मिल ही जाएगा। ठीक, ये जो टाइम हम लोगों ने जाने और आने में लिया है वो 8 आवर्स कैसे आया, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखोगे तो आपको इजीली वैल्यूज मिल जाएंगी, बट उतना पूछा नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्या दिया है, पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। तो यहाँ सिंपली क्या बोला है कि निशा को कोई काम करने में जितना समय लगता है
पिंटू 6 दिन ज्यादा लेकर उस काम को करती है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं पिंटू थोड़ी आलसी है। अब थोड़ी है या थोड़ा है, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर नीशु और पिंटू दोनों साथ में काम करे तो वो उस काम को कितने दिन में कवर कर लेंगे? तो 4 दिन में खत्म कर देंगे। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहले तो नीशु जिस काम को करती है पिंटू 6 दिन ज्यादा लेती है उस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर वो दोनों साथ में काम करे तो वो उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अगर अकेले अकेले वो लोग काम करे, नीशु अकेले काम करे और पिंटू अकेले काम करे, तो वो उसी काम को कितने दिन में कवर करेंगे, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे मान लो कि नीशु किसी काम को x दिन में कवर करती है, तो पिंटू उस काम को कितने दिन में कवर करेगी? तो x + 6, ठीक है। तो नीशु जिस काम को x डेज में करती है, पिंटू उस काम को 6 डेज में, मतलब और 6 डेज लेके करते हैं। और अगर दोनों साथ में काम करे तो नीशु प्लस पिंटू दोनों साथ में काम करे तो वो काम को कितने दिन में कवर करते हैं? तो 4 डेज में। अब ये मत समझना कि ये हमारा इक्वेशन बन गया है, तो नहीं। इससे पहले कि हम लोग इस चीज को समझे ना, पहले वर्क वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि एक दीवार है, लग नहीं रहा है, ठीक है। ये दीवार है और अगर इसको पूरे दीवार को पेंट करने में लग रहे हैं 3 डेज, तो पूरे दीवार को 3 डेज में अगर हम लोग पेंट कर रहे हैं, तो मान लो ये पूरा एक दीवार है। अगर मुझे इसको 3 दिन में कंप्लीट करना है तो मैं क्या करूंगी ना, इसमें कुछ पार्ट्स लगा दूंगी। हम लोग कोई भी काम करते हैं ना तो बोलते हैं कि आज इतने दिन में इतना काम करेंगे, फिर कल इतना करेंगे, परसों इतना कर देंगे, हाँ हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग करेंगे। ये हमारा दीवार है, अब इसका 3 पार्ट हमने बना दिया। एक दिन में हम लोग इतना कवर करेंगे, ठीक है। एक दिन में मुझे इतना पेंट करना है, फिर अगले दिन मैं इतना पेंट करूंगी, और तीसरे दिन ये जो 3rd पार्ट है उसको मैं पेंट करूंगी। तो फर्स्ट डे में मैंने कितना पेंट किया? तो 1/3 पार्ट। फिर दूसरे दिन में फिर इतना ही, और तीसरे दिन में वापस से 1/3। तो अगर तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। और तीनों को ऐड कर दो, 3 कॉमन है, एक बार लिखेंगे, तीनों ऐड होके क्या हो जाएगा? 3। 3 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1। 3 दिन में हमने एक दीवार को पेंट कर दिया, ठीक है। 3 दिन में हमने एक पूरा दीवार पेंट कर दिया ना। तो अगर मैं बोलूं कि इस दीवार को पेंट करने में 3 दिन लग रहा है, तो एक दिन में मैं कितना पेंट करूंगी? तो एक दिन में 1/3 पार्ट उसका पेंट होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम कोई दीवार है, उस दीवार को तुम्हें पॉलिश करना है, ठीक है, और मैंने कह दिया कि 5 दिन में काम हो जाना चाहिए, ठीक है। वो दीवार को पॉलिश करने का काम कितने दिन में करना है? 5 दिन में। तो सिमिलरली जैसे जस्ट अभी हमने किया, तो वो दीवार को तुम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे? अपने दिमाग में ही कर लोगे कि एक दिन में मैं इतना कर लेती हूँ, फिर दूसरे दिन में इतना पेंट कर लेंगे, तीसरे दिन में इतना कर लेंगे, चौथे दिन में ये कर लेंगे, 5वें दिन में ये कर लेंगे। तो एक जो दीवार है वो पूरा कितने दिन में पेंट होके खत्म हो जाएगा? तो 5 दिन में। तो 5 दिन में हमने दीवार को पेंट किया, कितना? तो एक दीवार। तो यहाँ पे तुम कैसे लिखोगे? तो डेज हमें लगे 5 डेज। तो एक दिन में हमने कितना पार्ट पेंट किया? तो 1/5। दूसरे दिन हमने कितना किया? वापस 1/5। तो पहले दिन और दूसरे दिन का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/5। फिर तीसरे दिन हम लोग कितना करेंगे? तो वापस 1/5।
तो 2 दिन का पेंट किया हुआ और आज तीसरे दिन किया तो ये हो जाएगा 3/5। ऐसे ही करते करते हम लोग कितने दिन करेंगे, तो 5 डेज। तो कितना हो जाएगा, पहले 1/5 पार्ट पेंट करेंगे, फिर अगेन 1/5, अगेन 1/5, अगेन 1/5 एंड अगेन 1/5। और जब पांचों को तुम काउंट करोगे, ऐड करोगे, तो तुमको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 5/5, जो कट जाएगा और मिलेगा क्या, 1। 1 का मतलब कि एक दीवार तुमने 5 दिन में पेंट करके खत्म कर दिया। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पे भी समझना है कि मान लो नीशु ने किसी काम को x डेज में खत्म कर दिया करके, तो एक दिन में उसने कितना किया होगा, 1/x। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स जितना उसने काम किया होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज जितना उसको लग रहा है। फिर पिंटू किसी काम को x+6 डेज में कर रही है। x+6 डेज क्यों, तो देखो यहाँ पे लिखा है पिंटू टेक 6 मोर डेज देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में ये जो देन वर्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर ही डिपेंड करता है कि तुम किस वाले टर्म को x अज्यूम करोगे। तो देन के बाद जो भी टर्म आता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, तो x मानते हैं। और मोर का मतलब 6 मोर डेज, तो 6 मोर, मोर का मतलब ऐड करोगे। तो ये इतना समझ में आया। फिर पिंटू का भी समझ में आ गया होगा, x+6 मोर डेज, जितना समय नीशु को लग रहा है जितना दिन, उसमें 6 ज्यादा दिन लग रहा है किसको, तो पिंटू को। तो ये पिंटू का डेज है। अब एक दिन में पिंटू कितना काम कर रहा होगा, तो 1 डेज में इसको भी लगेगा कितना, 1/x+6 डेज। ये जो है वो उसका टोटल डेज है, ये टोटल डेज में उस काम को कर रहा है। तो एक दिन में कितना करता होगा, 1/x+6 डेज। ठीक है, अब दोनों मिलके जब किसी काम को कर रहे हैं, मतलब नीशु प्लस पिंटू दोनों मिलके उस काम को 4 डेज में खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, ये लोग कर रहे होंगे 1/4। ठीक है, अभी हम लोग ने समझा कि पूरा काम अगर 4 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना किया होगा, 1/4 पार्ट। ठीक है, तो नीशु प्लस पिंटू दोनों मिलके किसी काम को 4 डेज में खत्म कर रहे हैं, तो दोनों ने मिलके उस एक काम को कितने दिन में किया, कितना पार्ट किया होगा, तो 1/4 पार्ट। ठीक है, तो नीशु का हमें पता है कितने दिन में उसने किया, एक दिन में उसने लिया 1/x डेज। पिंटू ने 1/x+6 डेज लिया और टोटल काम एक दिन में 1/4 पार्ट हुआ है। ठीक है, ये 1 डेज का हम लोग निकाल रहे हैं, एक दिन में नीशु का काम, एक दिन का पिंटू का काम, और दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमें अपना इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x+6 प्लस x अपॉन, तो x² प्लस 6x इज इक्वल्स टू 1/4। तो देखो x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 6 6x, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बनेगा, x+6, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होके x। अब ये क्या हो रहा है, तो देखो x और x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6, और नीचे वाला टर्म x² प्लस 6x इज इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही जो हम लोग करते हैं, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो देखो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, 4 को इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट नहीं, ये ऐसे बता देती हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 6x। अब देखो 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू x² प्लस 6x। अब यहाँ पे x² हम लोग को पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो करने जाएंगे नहीं, तो ये पूरे टर्म को उठा के यहाँ पे रख दो। तो कैसा लिखोगे, x² प्लस 6x। अब ये वाला जो टर्म है यहाँ जाएगा तो 8x पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा,
प्लस 24 है, इधर आके माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या करते हैं हम लोग, माइनस करेंगे और बिगर नंबर साइन। अब ये हमें मिल गया हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो हमें पता ही है, तो मेन जो काम हमारा था वो क्या था, तो इस चीज को समझना, ये इतना कि इक्वेशन को फ्रेम कैसे करेंगे। और मैंने क्या बोला था, देन के बाद, देन एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होता है हमारे वर्ड प्रॉब्लम में। तो देन के बाद जो भी टर्म्स आते हैं ना उसको ध्यान से पढ़ा जाता है, और देन के बाद वाले टर्म को ही हम लोग हमेशा एक्स अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही था, पिंटू 6 दिन ज्यादा ले रहा था किससे, तो नीशू जितने दिन में उस काम को कंप्लीट करी। अब निशा कितने दिन में किस काम को कंप्लीट करी हमको नहीं पता, तो हमने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब अगर एक्स डेज में वो एक काम कंप्लीट कर रही है तो एक डेज में कितना कर रही होगी, तो 1/x, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा था कि मान लो एक दीवार है, मुझे उस पर पेंटिंग करना है 3 दिन में, तो मैंने क्या कर दिया अपने दिमाग में ही, जैसे अगर हम लोग पेंटिंग भी करते हैं या आप लोग देख रहे होगे घर पे भी कभी पेंटर वेंटर्स आते हैं कुछ काम करते हैं, तो वो एक दिन में सारा काम तो नहीं कर देते ना। अगर आप उन लोग को बोलो कि भाई ये दीवार तुम लगभग 5 दिन में कंप्लीट करके चले जाना, तो वो लोग अपने हिसाब से उस काम को करते हैं कि एक दिन में वो लोग करेंगे 1/5 भाग, फिर दूसरे दिन में उतना करेंगे 1/5, तीसरे दिन में इतना करेंगे। तो इस हिसाब से करते हुए 5 दिन में वो लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, वो एक दीवार 5 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। तो अगर x डेज में हम किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में हम लोग कितना करेंगे, 1/x पार्ट। फिर पिंटू किसी काम को x प्लस 6 डेज में कर रहा है। अब x यहाँ पे क्या है, तो x वो काम है जितना नीशू डेज ले रही है, उसमें 6 ज्यादा दिन पिंटू को लग रहा है। ठीक है, जितना दिन में नीशू किसी काम को कंप्लीट कर रही है उससे 6 ज्यादा दिन लेकर पिंटू उस काम को कंप्लीट कर रहा है। तो ये टोटल डेज ऑफ पिंटू का है। तो एक दिन में पिंटू कितना काम करता होगा, 1/x प्लस 6। ठीक है, तो मैं ये पिंटू को कभी कभी गर्ल बना दे रही हूँ, कभी कभी बॉय बना दे रही हूँ। फिर यहाँ पे हमें पता है कि दोनों मिलके किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करते होंगे, 1/4 पार्ट। ठीक है, तो दोनों मिलके एक दिन में, हम लोग एक एक दिन का ही हिसाब ले रहे हैं ना, तो एक दिन में कितना करते होंगे, 1/4। उसके बाद तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो फॉर्म करना है वो हम लोग अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया तो इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू। और देखो x की हमें नेगेटिव भी मिल रही है, पॉजिटिव भी मिल रही है, तो नेगेटिव वैल्यूज को अज्यूम नहीं करते हैं हम लोग, किसको लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज को। तो अगर किसी को लग रहा है कि अरे एज क्यों नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, स्पीड क्यों नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, तो सिंपल याद रखो नेगेटिव वैल्यू आपको लेना ही नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, डोंट गो टूवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स। ठीक है, तो इसको फेयर में समझते हैं अब। तो फेयर में समझ लो, देखो, लेट नीशू टेक x डेज टू कंप्लीट द वर्क, पिंटू टेक्स x प्लस 6 डेज। तो ये दोनों टर्म कैसे आया ये अभी हम लोग ने समझा। वर्क डन बाय नीशू इन 1 डे, एक दिन में कितना करेगी, 1/x। वर्क डन बाय पिंटू 1 डेज में, तो 1/x प्लस 6। टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे इज, दोनों का मिला के एक दिन में वो लोग कितना कर रहे हैं, तो 1/4। टुगेदर दे टेक 4 डेज टू कंप्लीट, तो एक दिन में कितना लेंगे, 1/4। तो दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वाला टर्म मिल गया पूरा। तो देखो यहाँ पे हमें अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिला था ना, तो ये हमें मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे हम लोग को पता है बहुत सारे मेथड्स है फॉर्मूला को सॉल्व करने का, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, फॉर्मूला मेथड, फिर उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड।
तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, जैसा मैं शुरू से ही बोलते आ रही हूँ। तो मोस्टली हम फैक्टराइजेशन से जाएंगे, ठीक है। तो 24 का ऐसा फैक्टर ढूंढ दो जिसको माइनस करने पे हमें क्या मिले, तो 2 मिले। तो देखो 6 4 ज़ा 24 और दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x और ग्रेटर नंबर साइन तो -2x, ठीक है। तो ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है और सब्सटीट्यूट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डेज हम लोग हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे की तरफ तो नहीं बढ़ते ना, तो इसीलिए नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। देयरफॉर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 और x प्लस 6 कितना मिल गया, 12। तो x हमने क्या माना था, नीशू विल टेक 6 डेज। तो नीशू किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रही है, तो पिंटू उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें पता था कि वो नीशू से 6 दिन और ज़्यादा ले रहा है, तो नीशू 6 दिन ले रही है प्लस वो 6 दिन और ज़्यादा ले रहा है, मतलब 12 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो वही हमने लिखा है, नीशू टेक 6 डेज, पिंटू विल टेक 12 डेज इफ दे वर्क टुगेदर, आई मीन अलोन। अगर एक एक दिन अकेले वो लोग काम करेंगे तो अकेले में नीशू 6 दिन किसी काम को खत्म कर देगी और पिंटू उसी काम को 12 दिन लगा देगा अकेले काम करने में, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो देख लो एक बार कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी टाना अपना ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो इजीली आप इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हो। तो जैसा मैंने समझाया उसको एक बार अच्छे से और देख लेना, वीडियो को रिवाइंड करके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि 1/x 1/6 प्लस x फिर 1/4 कैसे लिया, ठीक है। तो देख लो इसको। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ क्या दिया है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1। तो यहाँ पे भी हमें ये देन मिल गया ना, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड क्वोशंट एंड डिवाइजर। तो देखो हम लोगों ने बचपन में ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग डिवाइड करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, बचपन से ही हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो कि मुझे 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो 4 को मैं कहाँ पे रखूंगी, यहाँ पे, और 2 को मैं कहाँ रखूंगी, यहाँ पे। तो कितने टाइम्स 4 2 के टेबल में कितने टाइम्स आने वाला है, तो मुझे पता है 2 2 ज़ा क्या होता है 4, और हम लोग क्या करते हैं माइनस, 4 से 4 गया तो क्या बचा 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करने का काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो टर्म होता है ना, जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है डिविडेंड, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ये होगा हमारा डिविडेंड। तो जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड नहीं, एक सेकेंड, डिविडेंड, ठीक है। और जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2 से, तो इसको क्या बोलोगे डिवाइजर, ये क्या कहलाता है डिवाइजर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवाइजर, SOR। फिर जिस टेबल में ये डिवाइड हो रहा है, तो ये जो अपॉन में आता है इसको क्या बोलोगे क्वोशंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया क्वोशंट, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, और रिमाइंडर क्या बचा हमारा, पूरा माइनस करने के बाद 0 आया तो रिमाइंडर, इसको क्या बोलोगे रिमाइंडर, ठीक है। ये बेसिक चीज है जो हम लोगों ने अपने बचपन में समझा था। किसी भी टर्म को अगर जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है डिविडेंड,
जिस नंबर से डिवाइड करते हो वो क्या कहलाता है, डिवाइजर। जिस टेबल में वो डिवाइड हो रहा है जितनी बार उसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। और डिवाइड करने के बाद माइनस करके जो आपको मिलता है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। तो ये समझ में आया होगा, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं ले लूं, जिसकी ज़रूरत नहीं है बट स्टिल, मान लो कि मुझे 15 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 कितने बार 15 आएगा, तो 15, 3 5 जा 15 माइनस क्या बचेगा, 0 0। तो यहाँ पे देखो 15 को मैंने डिवाइड किया तो 15 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, 15 कहलाएगा डिविडेंड। 3 से हम डिवाइड कर रहे थे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। ठीक है, और 5 टाइम्स गया है तो ये क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट। ये कहलाएगा क्वोशिएंट। और रिमाइंडर क्या बचा है, 0, तो ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा क्या चीज है ये। अब एक और फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या है, तो वो होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड पता है क्या होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसका क्या मतलब है, ये जो हमारा फॉर्मूला है पूरा, इसका मतलब क्या होता है, देखो डिविडेंड कौन सा टर्म कहलाता है, ये 4। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट क्या है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 इंटू 2, और रिमाइंडर को करना है ऐड, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड। तो 2 2 जा क्या होता है, 4। अब दूसरा कोई टर्म लेते हैं, ऐसा मान लो कि 16 को मुझे करना है 3 से डिवाइड। ठीक है, 16 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 16 क्या 3 से पूरी तरह कटेगा, नहीं, मुझे पता है कि 3 5 जा होता है 15। अब ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, 3 5 जा क्या होता है 15, तो कितना जाएगा, तो कितना बचेगा, 15 जाएगा तो 1 बचेगा। अब मुझे चाहिए डिविडेंड। फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मेरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, ये वाला टर्म डिविडेंड है। तो देखो अगर मैं ये वाले टर्म और इस वाले को क्या किया था हमने, डिवाइजर प्लस इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है ना, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो डिवाइजर क्या है 3, क्वोशिएंट क्या है 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 1। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें क्या मिलना चाहिए, तो डिविडेंड वाला जो वैल्यू है ना 16 वो मिलना चाहिए। तो देखो 3 5 जा क्या होता है 15 प्लस 1, तो क्या दे दिया आपको 16। बॉड मास का रूल पता ही है सबको, पहले क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बाद में ऐड करते हैं। ये मत कर देना कि 5 प्लस 1 6 कर दो और 6 इंटू 3 करो तो 18 आता रह गया, आप लोग बोल दो कि अरे 16 तो आ ही नहीं रहा है। तो नहीं करना ऐसा, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बाद ऐड करना। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला है हमारा। अब हमें अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 460 इज डिविडेंड। तो डिविडेंड की वैल्यू हमें क्या दे दी है 460। तो यहाँ पे लिख लगते हैं 460 क्या है, डिविडेंड है। अब आगे क्या बोला है, क्वोशिएंट इज 6 मोर। 6 मोर मतलब, मोर का मतलब तो हमें पता है, मोर मतलब होता है ऐड करना। तो 6 मोर है क्या, क्वोशिएंट, एंड देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो यहाँ पे x किसको मानोगे, देन के बाद कौन सा वर्ड दिख रहा है, डिवाइजर। तो डिवाइजर को मान लो x, और क्वोशिएंट क्या है इनटू। तो क्वोशिएंट देखो 6 मोर
तो +6 करेंगे 6 मोर और 5 टाइम्स द डिवाइजर, तो डिवाइजर हमने x मान लिया तो 5 टाइम्स मतलब 5x, तो ये इस तरह से बनेगा और रिमाइंडर क्या है 1। ठीक है, तो देखो डिविडेंड 460, डिवाइजर को हमने मान लिया x, देन के बाद जो भी वर्ड आता है उसी को क्या माना जाता है x मानते हैं हम लोग। और क्वेश्चन क्या बोला है, डिवाइजर के 5 टाइम्स है और 6 ज्यादा है, डिवाइजर से 5 टाइम्स है तो डिवाइजर में 5 मल्टीप्लाई करोगे 5x प्लस 6 मोर और रिमाइंडर हमें क्या दिया हुआ है 1। अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 460 और ये क्या हो जाएगा, तो x इंटू 5x ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6x प्लस 1। ठीक है, तो ये 460 को वहां पे लेके जाओ तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल्स टू 0। इतना आया, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस करने पे क्या मिलेगा, माइनस 459 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमको मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब इसको ना तुम लोग दो मेथड से कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज करते हो, क्योंकि वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो जो तुमको इजी लगे दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो फॉर्मूला मेथड ट्राई करते हैं या फिर हम लोग, तो देखो हमें पता है कि फॉर्मूला मेथड के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, तो ए बी और सी के वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग ए बी और सी की वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ए की वैल्यू हमें लिखनी 5, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू क्या है -459। अब फॉर्मूला मेथड में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी स्क्वायर की जगह हम लोग ने रख दिया 6 स्क्वायर 4 इंटू 4, फिर a की जगह पे 5 और c की जगह पे -459। अब ये वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें कुछ इतना मिला था और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का स्क्वायर 36, ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा 9216। ये हमें मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड हम लोग ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से किया है, तो इतना कैसे ये आया ये तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की जगह b की वैल्यू रखेंगे 6, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हमने ये रखा 9216। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने रिमूव की। फिर 2a की जगह पे क्या रखोगे 2 इंटू 5। अब हमें फाइंड करना है 9216 का स्क्वायर रूट क्या है। तो देखो एक कुछ ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है, वो होता है फैक्टर निकालना, जो हम लोगों ने अपने 5th या 6th स्टैंडर्ड में किया होगा, फैक्टर्स निकालते हैं। तो एक बार इसको भी समझते हैं कि हम लोग फैक्टर को कैसे निकालेंगे। कि मान लो कभी आपको स्क्वायर रूट नहीं पता चल रहा है, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करोगे, तो देखो 9216, अब इसका हमें क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये इजीली 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 2 इसलिए लेंगे ना ताकि हम लोग को डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करो तो 2 4 ज़ा 8, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 तो डिवाइड होगा नहीं, उसकी जगह पे 0 लिख देंगे, फिर आएगा 16, तो 2 8 ज़ा 16। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 2 4 ज़ा 8। फिर इसको अब 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बचा 1, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 5 ज़ा 10, बचेगा 15, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, बचा 1 और 7, तो 17, 2 8 ज़ा 16, फिर 1 बचा तो 2 8 ज़ा 16। फिर इसको 2 से फैक्टराइज करो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8।
फिर ये करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर ये फैक्टर करो तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर ही सकते हैं। फिर 2 1 ज़ा 2 बचेगा 1 और 6, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग करेंगे 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देखो फैक्टर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, इतना बड़ा फैक्टर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, दो दो का पैर बनाते हैं फैक्टर में, दो दो का पैर। तो देखो पहले ये दोनों पैर, फिर ये दो, ये दो, ये और फिर ये दो। तो जब दो बार है तो हम लोग कितने बार लिखते हैं, एक बार, ठीक है। ये 2 टाइम्स है तो एक बार लिखोगे इनटू, फिर इसको हम लोग लिखेंगे एक बार, फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो फिर एक बार लिखो, फिर 2 इंटू 2 तो एक बार लिखो, 2 इंटू 2 फिर से लिख देते हैं एक बार, 3 इंटू 3 है तो क्या करोगे, फिर एक बार लिखोगे, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16 इंटू 6, तो ये क्या देगा, 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 3 कैरी 3, 6 1 ज़ा 6 और 3 कैरी, हाँ ये 96, ठीक है। तो हमारा जो 9216 ऐसा कुछ था या नहीं, 96, देख लो यार, हाँ 9216 ही था, 9216, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा तो 96, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अगर कभी आपको फैक्टर मतलब स्क्वायर रूट नहीं पता हो कैसे निकालते हैं तो इस तरह से फैक्टर कर लिया करो, फिर दो दो का पैर लिया करो। कॉमन नंबर्स हैं 2 एंड 2, दो बार आ रहे हैं तो आप लोग एक बार लिखोगे और मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है। तो हमें मिल गया क्या, 9216 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो 96, तो ये क्या होगा, -6 प्लस माइनस 96 अपॉन 5 2 ज़ा 10। तो ये x की वैल्यू, अब इसको स्प्लिट करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा -6 प्लस 96 अपॉन 10 और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, -6 माइनस 96 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस नहीं 90 अपॉन 10 एंड, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -102 अपॉन 10, ठीक है। तो अब 10 1 ज़ा 10, 10 9 ज़ा 90, तो x की एक वैल्यू मिल गई 9 और ये जाएगा कितने बार में, अगर 2 से डिवाइड करो तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, तो x की दूसरी वैल्यू क्या मिली, -51 अपॉन 5। तो देखो x की दो दो वैल्यूज़ हमको मिल गई और हमें पता है क्या कि जो भी डिवाइजर है, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है, क्या ये लोग कभी नेगेटिव वैल्यू आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा। तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, जो पॉजिटिव मिला था, और पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या मिली थी, तो हमें x की वैल्यू मिली थी 9। और यहाँ देखो एक तो ये फैक्टर भी है, आई मीन कि अपॉन में भी है और माइनस भी है, और नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि ये कभी भी फैक्टर में नहीं आता है, मतलब अपॉन में नहीं आता है और नेगेटिव नहीं आता और ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाले टर्म को हम लोग नहीं लेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन से हमें x की दो वैल्यूज़ मिली, पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे, आई मीन ये फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। अब फेयर में ना हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला आई मीन फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। तो फॉर्मूला मेथड से देख लिया हम लोगों ने कौन सा आंसर आया, तो फैक्टराइजेशन मेथड में भी यही आंसर आएगा। फॉर्मूला मेथड थोड़ा लेंदी हो जा रहा है ना,
तो जो भी आपको इजी लगे, ये बस मैंने बताने के लिए कह दिया कि आप लोग फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सब फैक्टराइजेशन पे किया, तो एक तो फॉर्मूला मेथड पे बनता ही था। तो इसीलिए मैंने बस बताने के लिए दिखा दिया कि किस तरह से करोगे। जैसा ये हम लोगों ने स्टेप किया ना, सिमिलरली बाकी के जितने क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक फैक्टराइजेशन से किया, आप लोग उसको फॉर्मूला मेथड से कर सकते हो। ठीक है, पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो, फिर उसको फाइंड करने के बाद फॉर्मूला मेथड में जो भी वैल्यूज़ है सब्सटीट्यूट करने के बाद एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करो। ठीक है, तो अब इसको एक बार फेयर में देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब देखो इसको फेयर में समझते हैं। जैसे हम लोगों ने सब कुछ माना रफ में कि डिवाइज़र को हम लोगों ने x मान लिया, क्वेश्चन को हम लोग क्या मानेंगे 5x + 6। वी नो दैट, तो ये जो फॉर्मूला है जस्ट हमने देखा डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमको दिया है 460, डिवाइज़र हमने x माना, क्वेश्चन हमने क्या माना कि डिवाइज़र से 5 टाइम्स है और 6 मोर है, और रिमाइंडर हमें 1 दिया हुआ था। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये वाला मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये वाले को a को मल्टीप्लाई करते हैं c में, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है -2295, मतलब 2295। अब इसका फैक्टराइजेशन हम लोग निकालते हैं तो हमें क्या मिला 51 और 45। तो ये भी उसी तरह से हम लोगों ने किया जिस तरह से फैक्टर करते हैं। तो इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है पता करने के लिए कि फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, तो 2295 का फैक्टर होता है 51 × 45। अब जो भी वैल्यूज़ है इनको हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें x की 2 वैल्यूज़ यहाँ पे भी मिली, जैसा हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड में देखा था। तो ये वाले को मैं सजेस्ट करूँगी कि फैक्टराइजेशन मेथड से ना करके फॉर्मूला मेथड से अगर आप करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है। अब इसका फैक्टर फाइंड करना थोड़ा मेहनत का काम हो जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फाइंड करने जितना आसान नहीं होता है। ठीक है, हालांकि हम लोग करेंगे उसी ढंग से, लेकिन फिर आप 2 को उठाओगे, फिर 3 को कंपेयर करोगे, तो ऐसा ये जो फैक्टर मिलना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको आप फॉर्मूला मेथड से ही करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो x की हमें वही वैल्यू मिली जो हमें फॉर्मूला मेथड में मिली थी। बट नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं और हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो x की वैल्यू हम लोग 9 लेंगे। ठीक है, एंड 5x + 6, तो x की जगह 9 रखो, फिर आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा 51। तो क्वेश्चन इज 51 एंड डिवाइज़र इज 9, जो हमें पूछा था कि हमने अज्यूम किया था ना डिवाइज़र x और क्वेश्चन 5x + 6, तो मिल गया वो हमें। तो ये फॉर्मूला मेथड नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड है। फॉर्मूला मेथड से हमने जो रफ में सॉल्व किया, डिस्कस किया, वो फॉर्मूला मेथड था। दोनों में से जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट इफ़ यू गो विद द फॉर्मूला मेथड, वेल एंड गुड। तो इसको भी देख लो, फॉर्मूला मेथड भी हमने समझ लिया, फैक्टराइजेशन भी समझ लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो हमें वैसे भी आधा सॉल्व किया हुआ ही है, तो देखते हैं इसको क्या बोला है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है, हमारा ट्रेपेजियम है। AB पैरेलल है CD के, AB इज पैरेलल टू CD एंड इट्स एरिया, ये पूरे का एरिया कितना है, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। From given information in the figure, find the length of all sides of trapezium ABCD। तो सारे साइड्स का हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। Fill in the empty boxes to get the solution। तो ये जो बॉक्सेस हैं इन्हें हम लोग को क्या करना है, पहले तो फिल करना है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या दिया है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB इज पैरेलल टू CD। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। देखो
ट्रेपेजियम में क्या होता है, जो दो साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं, तो जब हम उसका एरिया निकालते हैं, देखो यहाँ पे उसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो ट्रेपेजियम के जो दो साइड्स पैरेलल होते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, हाफ ऑफ बोथ साइड्स पैरेलल टू ईच अदर इनटू पैरेलल साइड्स के हाइट्स। तो देखो यहाँ पे AB पैरेलल है किसके, तो CD के, और उनका हाइट क्या दिया है, ये वाला AM क्या है, तो उनका हाइट है, और हाइट की वैल्यू AM की वैल्यू क्या दी हुई है, x-4। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि AB पैरेलल टू CD एंड AM क्या हो गया, तो दोनों पैरेलल के हाइट्स का साइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला में, तो देखो एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बोथ द पैरेलल साइड का एडिशन इनटू AM। तो ये क्या है, दोनों पैरेलल साइड्स का हाइट, AB और CD का पैरेलल साइड का हाइट कितना दिया है, तो AM, और इसकी वैल्यू क्या दी है, x-4। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे AM की वैल्यू क्या दी है, x-4, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या दिया हुआ है, 33 लिखा हुआ है। हाफ AB का वैल्यू दिया हुआ है x, CD का वैल्यू दिया है 2x + 1, AM का वैल्यू क्या लिखोगे, x-4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया है ना, ये वाले बॉक्स में 2 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, 33 × 2 क्या होता है, 66। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 66। यहाँ पे लिखा है 3x + 1, मतलब x और 2x, ये दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, 3x + 1, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, तो x-4। ये हो गया। अब देखो ये जो दोनों ब्रैकेट्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x × x 3x², फिर ये क्या होगा, 3x × 4, तो ये हो जाएगा 12x, ये वैसे पूरा तो किया नहीं है बट यहाँ दिखाती हूँ, 3x² - 12x + x-4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² और ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा -11x-4, और ये जो 66 यहाँ पे है ना, वो भी यहीं पे डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो स्टेप नहीं दिखाया, तो ये हो जाएगा -66 = 0। तो ये आपको क्या देगा, 3x² - 11x, और ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, -70 = 0। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ये प्लस नहीं आएगा, इधर माइनस आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ, वैसे तो पूरा बॉक्स ही रब हो जा रहा है बट स्टिल, यहाँ पे आएगा -11x और माइनस क्या आया था, -70, तो ये हो जाएगा -70। ठीक है, तो ये इतना बॉक्स हो गया, और ये तो किस तरह से ये बॉक्स में वैल्यूज़ आया वो मैंने बताया। अब यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट फैक्टराइज कर दिया है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 और 70, 3 70 कितना होता है, तो ये होता है 210, तो 210 और क्या होगा, -210। ठीक है, अब ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि इन दोनों को माइनस करने पे हमें क्या मिले, 11x, तो 210, तो क्या आएगा, 21 10 तो 21 10 ये करेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, दोनों को माइनस करने पे क्या मिलेगा, 11। तो इसको कैसे लिखोगे, तो ये होगा 3x² - 21x + 10x माइनस क्या था, 70 = 0। ठीक है,
अब ये वाला स्टेप तो यहाँ पे शो नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया है। 3x को कॉमन ले लिया है। अगर मैं इसमें से 3x को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x माइनस 7, और यहाँ से 10 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x माइनस 7। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा x माइनस 7 और यहाँ पे भी आएगा x माइनस 7। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो हमें शो किया नहीं है, डायरेक्ट ये वाला दिखा दिया है। तो ये कॉमन कैसे आया, ये तो हमें पता ही है। अब उसके बाद क्या किया है, तो देखो ये वाला और ये वाला जो हम लोग एक साथ ब्रैकेट में करते हैं वो लिख दिया है। अब इस ब्रैकेट में क्या आएगा, जो सिमिलर ब्रैकेट है x माइनस 7, ये हो गया। अब उसके बाद एक एक ब्रैकेट को 0 से कंपेयर किया है, तो 3x प्लस 10 को 0 से कंपेयर किया और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 7, तो लिखते हैं x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो 10 0 के पास चला गया तो माइनस 10, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 10/3। और यहाँ पे x की वैल्यू 7 इधर जाएगा तो क्या आएगा, हो जाएगा प्लस 7। बट लेंथ इज नेवर नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू माइनस 10/3 हम लोग लेंगे नहीं, देयरफॉर 7x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये देखो ये पूरा इस तरह से हम लोग भरेंगे। तो जो साइड साइड में मैंने लिखा है ना, मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ताकि क्लियरली दिखे। ये सब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैल्यूज़ हम लोगों ने किस तरह से पुट किया, कैसे क्या बोलते हैं फैक्टर निकाले। तो ये मैं हटा देती हूँ ताकि अच्छे से सारे बॉक्सेस दिखे। एक से 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, तो ए बी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मिल गई। तो देखो ए बी की वैल्यू एक्स की जगह पे 7 है, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 7। इसको कुछ और पेन से लिखते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब सी डी देखो, सी डी क्या है, 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 क्या देगा, 15। 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, तो सी डी हमें क्या मिल गया, 15। अब ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, तो ए डी और बी सी इक्वल है, तो x माइनस 2 है, मतलब x माइनस 2 का मतलब 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। बस इतना ही तो करना था इसमें। तो x की वैल्यूज़ एक बार मिल गई, तो जो जो वैल्यूज़ दी हुई है उन वैल्यूज़ में हम लोग पुट करेंगे और हमें सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो इसको इसी तरह करेंगे। कुछ कुछ इसमें ना स्टेप्स शो नहीं किया हुआ है, तो आप लोग इसको रफ में भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने सब कुछ ऐसे ही बता दिया है। तो यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला याद रखना था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ प्लस पैरेलल साइड्स, जो भी पैरेलल साइड्स होते हैं उनका एडिशन इनटू पैरेलल साइड्स के हाइट्स। ठीक है, तो दोनों पैरेलल्स के हाइट कितने थे, तो उसका नाम दे दिया था AM। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, AM, और AM की वैल्यू क्या दी थी, x माइनस 4। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। इसको इस तरह ही करेंगे और x की वैल्यूज़ मिलने के बाद सारे वैल्यूज़ को पुट कर, सारे जगह पे x की वैल्यूज़ पुट करके सारे लेंथ का हम लोगों ने, मतलब सारे साइड्स का लेंथ हमने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ प्रैक्टिस सेट 2.6 यहीं पे होता है हमारा ख़त्म, और चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है। तो अब तक जितना भी हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट को समझा है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड्स, फिर डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करना। फिर प्रैक्टिस सेट 2.6 के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को खुद से एक बार सॉल्व करना। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट्स में भी क्वेश्चंस है, उनको भी ट्राई करना सॉल्व करने की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को लेके और ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है,
और जो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, इसको भी एक दो बार कुछ ऐसे जो नंबर्स के स्क्वायर्स आप जानते हो ऐसे नंबर्स लेकर ट्राई करो कि फैक्टर निकाल के फिर हम लोग स्क्वायर रूट निकालना ट्राई करो, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।